प्रिय भाई बहनों, सुप्रभातम। आज हम आपके लिए कक्षा 9 भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 3 अपवाह का ये चौथा वीडियो जारी कर रहे हैं, जिसमें आप सभी आज पहला टॉपिक नदी प्रदूषण, दूसरा नदी संरक्षण और तीसरा नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भाई बहनों, जैसा कि पहला टॉपिक नदी प्रदूषण है। प्रदूषण का तात्पर्य किसी भी चीज में गुणवत्ता का ह्रास होना है। यदि कोई वस्तु है, उसके गुणवत्ता में ह्रास होता है, कमी आती है, तो वह वस्तु प्रदूषित हो जाती है, वह पदार्थ प्रदूषित हो जाता है। जैसा कि नदी है, तो नदियों में क्या है? जल है। नदियों के जल का दूषित होना, गंदा होना, नदियों के जल की गुणवत्ता का ह्रास होना, नदियों के जल के गुणवत्ता में कमी आना, इसे ही नदी प्रदूषण कहते हैं। तो नदी प्रदूषण कहां से हुआ, कब से हुआ, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। नदी प्रदूषण क्यों हुआ, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो प्राचीन काल में जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई, वह नदियों के किनारे विकसित हुई। नदियों के पास और मानव सभ्यता का विकास होने से जो मानव के द्वारा निर्गत होने वाले मलबा अवसाद, उद्योगों से निर्गत होने वाले मलबा अवसाद, पशुपालन के द्वारा निकलने वाले और गंदगी, मलबा अवसाद, वो नदियों में बह करके जाने लगा और तब से नदियां हमारी प्रदूषित होने लगी, हमारी नदियां दूषित होने लगी। है बहनों, वो बहुत कम मात्रा में जाती थी, इसलिए नदी का जल उतना दूषित नहीं होता। किसी भी तत्व में या किसी भी पदार्थ में अपने को और प्रकृति के अनुकूल ढालने की क्षमता होती है। ऐसे ही नदियों के जल में भी वह क्षमता विद्यमान है कि वह कुछ मात्रा में जो गंदगी उनके अंदर जाती है बह करके, उस गंदगी को अवशोषित करके अपने को शुद्ध और पवित्र कर सकती है। जैसे हमारा मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में अच्छे और बुरे दोनों विचार आते हैं, लेकिन अच्छे विचार जब अधिक आते हैं, अच्छे संस्पर्क में जब हमारा दिमाग रहता है, अच्छे लोगों के संपर्क में रहता है, तो अच्छे विचार अधिक और दिमाग में भरते चले जाते हैं, जिसके कारण जो हमारे मस्तिष्क में जो दूषित विचार आते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं और हम और हमारा मस्तिष्क एक समाज में अच्छा और बुद्धिमान और विकासमान दिखाई देता है। ऐसे ही नदियां हैं। नदियों का जल पवित्र होता है। कुछ मात्रा में लगभग 20% जो गंदगी है वह नदियां अपने में अवशोषित करके अपने को शुद्ध रखती हैं, अपने को उसके अनुकूल ढाल लेती हैं। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे भारत में जनसंख्या बढ़ी और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में मलबा अवसाद निकलने लगा, बड़े बड़े कारखाने जब स्थापित हो गए और पर्याप्त मात्रा में कारखानों से निकलने वाले कचरे नदियों में जाने लगे और अधिकांश मात्रा में पशुओं द्वारा निर्गत होने वाला मलबा अवसाद और हमारे घरों से जो नाली निकलती है, नाली सीवर में, बड़े बड़े सीवर में जाते हैं और उन सीवरों के माध्यम से निकलने वाला जो मलबा अवसाद, कचरा, वो सब जब नदियों में जाने लगा, तब नदियां अधिक दूषित होने लगी। उनमें अपने को कंजर्वेशन, अपने को परिवर्तन करने की क्षमता कम हो गई, तो इस कारण से नदियां दूषित हो गई, नदियों का जल दूषित हो गया। तो अगर इसको हमें रोकना है तो हमें जो तमाम प्रकार के कार्यक्रम अपनाने पड़ेंगे। कम से कम मलबा अवसाद नदियों में जाए, तो इसके लिए सरकारी स्तर पर भी कुछ प्रयास किए गए हैं, आगे और भी करने होंगे, जिसके बारे में हम आपको दूसरे टॉपिक में बता रहे हैं, नदी संरक्षण। तो नदी प्रदूषण को रोकने के लिए जो कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए वो नदी संरक्षण का कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद
अनेक ऐसे कार्यक्रम चलाए गए नदी संरक्षण के, जिसके अंतर्गत नदियों का जो दूषित जल है उसको शुद्ध करने का काम शुरू किया गया। सर्वप्रथम जो हमारी नदी है गंगा, ये विश्व की सबसे पवित्र नदी है और सबसे गहरी नदी है। तो इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए पहले भारत सरकार ने गंगा नदी को स्वच्छ करने का अभियान शुरू किया और 1985 ईस्वी में एक प्लान चलाया, एक योजना बनाई जिसको गैप कहते हैं। गैप नामक एक योजना बनाई जिसको गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान नाम दिया। और गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत गंगा नदी की सफाई का काम शुरू किया गया। इसमें एक केंद्र सरकार की 100% महत्वाकांक्षी योजना थी, अर्थात केंद्र सरकार 100% इसमें अपना पूरा लागत लगाएगा और लागत लगा करके गंगा नदी की साफ सफाई करेगा। गंगा नदी हम सभी जानते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन 4 राज्यों में बहती है। 4 राज्यों की ये संयुक्त नदी है। तो इसमें राज्यों का समावेश जीएपी में नहीं किया गया और केवल केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए। उसके अंतर्गत जो सीवर हैं उन सीवरों को बंद किया जाए और सीवरों के जल को स्वच्छ करने के लिए अनेक प्रकार के कंजर्वेशन प्लान वहां नदियों के किनारे स्थापित किए जाएं। नदियों में हम सभी जानते हैं सभी लोग शौचालय के लिए नदियों के किनारों पर जाते हैं। तो ऐसे नदियों के किनारे जो भी शहर हैं और या जो भी क्षेत्र हैं शमशान घाटों के पास, वहां पर शौचालय बनाए जाएं, वो काम किया गया। और इसके साथ ही अनेक ऐसे जो मुर्दाघर हैं नदियों के किनारे स्थापित हैं, वहां पर लकड़ी के द्वारा लाशों को जलाया जाता है और उस लाश को, उस लकड़ी और उस राख को और नदियों में प्रवाहित किया जाता है। तो इस पर भी रोक लगाने का काम शुरू किया गया और नदियों के किनारे जो शमशान घाट हैं वहां इलेक्ट्रिक शमशान घाट बनाने की योजना शुरू की गई। तो इस प्रकार से आगे चल करके पुनः नदियों, गंगा नदी, जो गंगा नदी घाटी है अर्थात गंगा नदी का जो बेसिन है, जो तली है, उस तली, उस पेदी को साफ करने के लिए 1986 ईस्वी में एक प्लान चलाया गया और 1986 ईस्वी में यह प्लान राज्यों और केंद्र सरकारों के संयुक्त और धनराशि के अंतर्गत चलाया गया, जिसमें केंद्र सरकार का 70% योगदान और राज्य सरकार का 30% योगदान होगा। तो ऐसा इस प्लान का नाम दिया गया गंगा रिवर बेसिन कंजर्वेशन प्लान, GRBCP। इसको कहेंगे गंगा रिवर बेसिन कंजर्वेशन प्लान है। बहनों, ये गंगा रिवर बेसिन कंजर्वेशन प्लान ये चला गया 1986 ईस्वी में। इसमें राज्य अर्थात जो 4 राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पहले यह उत्तराखंड नाम नहीं था क्योंकि 2000 में बना, 25 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य अपना बना। तो पहले उत्तर प्रदेश यह था, तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों की 30% भागीदारी और 30% भागीदारी और केंद्र सरकार की 70% भागीदारी के अंतर्गत यह प्लान चलाया गया। इसके अंतर्गत भी ये गंगा की सफाई का द्वितीय चरण, इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के और एक्शन प्लान जारी किए गए। उसके अंतर्गत भी इसी प्रकार के योजनाओं को और गति दिया गया। उसमें जो है 46 जिलों को शामिल किया गया
और आगे चल करके ये गंगा रिवर बेसिन एक्शन प्लान को सन और 2001 में 31 मार्च 2001 में इसे बंद कर दिया गया और 2001 में एक राज्यों और केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई, उसको यन 2001 में NRCP अर्थात नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। इसके अंतर्गत केवल गंगा ही नदी नहीं बल्कि देश की अनेक नदियों को शामिल किया गया और देश के 10 राज्यों में 18 जिलों के 46 जो है नदियों को शामिल करके देश के 18 राज्यों में, देश के 10 राज्यों में 18 जिलों की 46 नदियों को शामिल किया गया। तो गंगा के अतिरिक्त अनेक नदियों को स्वच्छ करने का अभियान नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के अंतर्गत ये शुरू किया गया। आगे चल करके इस नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान में वर्तमान समय में और 57 शहरों को इसके अंतर्गत शामिल करके और 57 शहरों में ऐसे अनेक प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं जिसके अंतर्गत जो सीवर के पानी है, मलबे और कचरे हैं, उसको नदियों में जाने से रोक करके और वहीं पर उनको अवशोषित करने का, उनको शोधित करने का एक केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो उद्योगों के और निकलने वाले कचरे हैं, अवसाद हैं, उनको भी बीच में ही रोक करके उनको अवशोषित करने के लिए, उनको कंजर्वेटिव करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए अनेक प्रकार के ऐसे केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं जिससे नदियों में न तो उद्योगों का कचरा जाए और न ही नालियों और सीवरों का कचरा जाए। इसी के अंतर्गत आगे चल करके जो मुर्दा घर हैं, उन मुर्दा घरों में इलेक्ट्रिक और मुर्दा घर स्थापित किए गए। जो नदियों किनारे हैं, नदियों किनारे जो शौचालय हैं, शौच करने की लोगों की प्रवृत्ति है, उसको रोकने के लिए जन जागरण स्वच्छता अभियान चलाया गया। नदियों की सफाई अंदर और स्टीमर के माध्यम से और अन्य नौके के माध्यम से ये नदियों की सफाई शुरू की गई। आज जो काशी में गंगा नदी स्वच्छ दिखाई देती है, उसमें जो मलबा अवसाद, कचड़े और घास फूस थे, उसको स्वच्छ करके और उसको साफ सुथरा किया गया। आज इसी नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के ही देन है जो गए और GRBC जो प्लान था, इसको अब एक एकीकृत प्लान कर दिया गया NRCP। इसमें गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियों, क्षिप्रा जो उज्जैन में है और ऐसे गोदावरी नदी और ऐसे बहुत जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, उनको भी साफ करने का प्लान तैयार किया गया। तो नदी संरक्षण योजना ये सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, तो हम सभी को भी अपनी तरफ से प्रयास करना होगा कि गंदगी कम करें, जो भी गंदगी हो वो एकत्रित करें, उसको नालियों में या नदियों के किनारे यदि हमारा आवास है, नदियों में जाने से रोकें और इसके द्वारा यदि हम इसको संरक्षित कर देंगे, नदियों को हम सुरक्षित रखेंगे, तो निश्चित है वो हमारे भविष्य के लिए काम आएंगी, हमारे भविष्य के लिए उपयोग में आएंगी। और इसी उपयोग नदियों की उपयोगिता पर आगे हम आपको बताने वाले हैं। हमारा टॉपिक नदियों की उपयोगिता से संबंधित अगला टॉपिक हमारा तीसरा है, नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। जैसा कि नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व अर्थात वो अर्थव्यवस्था में नदियां हमारा कितना सहयोग करती हैं, अर्थव्यवस्था के विकास में, अर्थव्यवस्था के समन्वय में नदियां हमारा कितना सहयोग करती हैं,
तो इसके बारे में हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं। हम प्राचीन काल से देखते हैं कि जितनी भी सभ्यताएं, चाहे वह सिंधु सभ्यता हो, चाहे वह और मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वह मिस्र की सभ्यता हो, ये और चीन की सभ्यता, ये सभी नदियों के किनारे विकसित हुई और नगरीय सभ्यता थी। आपकी सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। चीन की सभ्यता या किसी नदी के किनारे से विकसित हुई, हुआंगहो नदी के किनारे विकसित हुई। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी नदियों के किनारे विकसित हुई। नील नदी के किनारे आपकी मिस्र की सभ्यता विकसित हुई। तो इस प्रकार से जितनी भी सभ्यताएं वो जल और नदियों के किनारे विकसित हुई, जिसका प्रमुख कारण नदियों द्वारा प्राप्त जल से कृषि और पशुपालन तथा व्यापार, ये तीनों कार्य हो रहा था। नदियों के जल द्वारा कृषि भी होता था, पशुपालन भी होता था और व्यापार भी होता था। अर्थात ऐसे अनेक उद्योग धंधे भी थे, जैसे कपड़ा उद्योग और जो बर्तन निर्माण उद्योग, जिसको मिट्टी के बर्तन हम बनाते थे, ऐसे अनेक उद्योग भी। कपड़े की रंगाई के लिए जल की आवश्यकता, वो नदियों से, मिट्टी निर्माण के लिए जल की आवश्यकता, तो वो नदियों से, हमारे भोजन निर्माण के लिए, कृषि के लिए जल की आवश्यकता, तो वो नदियों से, पशुपालन के लिए पशुओं को पानी और चारा देने के लिए तो नदियों से जल प्राप्त होता था। और ऐसे अनेक कार्य, व्यापार भी नदियों के माध्यम से, नौका के माध्यम से और स्टीमर के माध्यम से नदी मार्ग होते हुए और एक दूसरे शहरों में लोग जाते थे, व्यापार करते थे। तो इस प्रकार से जल एक व्यापार का बहुत बड़ा साधन रहा। आज वर्तमान समय में भी और भारत का 98% व्यापार जो विदेशी व्यापार है वह और समुद्री मार्ग द्वारा होता है, अर्थात जल पर ही डिपेंड है। और नदियों द्वारा भी जो आंतरिक जल मार्ग है, वो नदियों द्वारा आंतरिक जल मार्ग है बनाया गया। और पहले तो पूरा व्यापार जो अपना था वो नदियों के मार्ग से होकर के जाता था। सब सड़क और रेल यातायात का विकास नहीं हुआ था। अब सड़क और रेल यातायात का विकास हो जाने से नदियों द्वारा व्यापार में कमी आई है, परंतु भारी सामानों के जो भारी वस्तुओं का जो व्यापार होता है वो नदियों और समुद्रों के माध्यम से ही होता है। इसके अतिरिक्त नदियां पर्यटन के विकास के लिए भी उपयोगी हैं। नदियों से नहरें निकाल करके और दूरस्थ से क्षेत्रों में सिंचाई का कार्य किया जाता है वर्तमान समय में भी। और जो पर्वतों से निकलने वाली नदियां हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों के जल से लोग अभी भी वर्तमान समय में भी भोजन पकाते हैं, उसे पीने के काम में लाते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में चूंकि हिमालयों से नदियां निकलती हैं, वहां प्रदूषण कम है, इसलिए वहां पीने और भोजन पकाने के काम में आ जाता है। परंतु मैदानी क्षेत्रों में जैसे ही वो प्रवेश करती हैं, तो मैदानी क्षेत्रों में अधिवासों के कारण और शहरों के कारण ये नदी प्रदूषित हो रही है। इस पर रोक लगाना चाहिए। यदि हम सभी नहीं जागरूक हुए तो भविष्य में आने वाले समय में जल का संकट उत्पन्न हो रहा है। हम सभी जानते हैं भैया बहनों, विश्व में जो भी 100% जल पाया जाता है उसका 97% और खारा जल है जो सागरों में, महासागरों में पाया जाता है। केवल 3% जल के मीठे पानी का, 97% जल खारा है, 3% जल मीठा है। इस मीठे जल का जो अभी हम इसका आकलन करेंगे तो अधिकांश बर्फ के रूप में और हिमालयों और पर्वतों पर है। इसके बाद नदियों में कुछ % है और जो भूमिगत जल है हमारा, वह भूमिगत जल वह जो हम पीने के काम में लाते हैं नलकूपों के माध्यम से, कुओं के माध्यम से, वह 0.01% है जो पेयजल है। पेयजल पूरे विश्व में 0.001% है। कितना कम है?
पेयजल का प्रतिशत हमारा बढ़ता। परंतु आने वाले समय में जहां आज पेट्रोल डीजल इतना महंगे बिक रहे हैं, आने वाले समय में यदि हम नहीं बचेंगे तो पानी पेट्रोल और डीजल के मूल्य में बिकेगा और हमको अपने जीवन रक्षा के लिए उसे खरीदना पड़ेगा। इसलिए भी पेयजल को सुरक्षित रखने के लिए, पेयजल की कमी को दूर करने के लिए भी हमें नदियों के जल को संरक्षित करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इन 3 बिंदुओं को बताने का प्रयास किए हैं। पहला, नदी प्रदूषण, कि किस प्रकार से नदियां हमारी प्रदूषित हो रही हैं। दूसरा, नदी संरक्षण और नदियों को हम किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं। सरकार अपना काम कर रही है, परंतु सरकार अकेले कोई परिवर्तन नहीं ला सकती। सार्वजनिक क्षेत्र में उसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो जनता की भागीदारी हम सभी मिल करके एक अभियान लेकर के सुनिश्चित करेंगे। आगे नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान समय में भी, वर्तमान परिदृश्य में भी नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, हमारे लिए वो किस प्रकार से सहयोग प्रदान करती हैं, इसके बारे में आप सभी जाने हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और इसको नोट्स आप तैयार करेंगे इसके माध्यम से और उसको फेयर कॉपी में लिखेंगे। आगे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करिएगा, जिससे अगला वीडियो हम जारी करेंगे तो तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।